नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। एक बार फिर बात वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट की। अभी हाल के 3 मामले आपको याद होंगे। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, जहां पर ये दलील दी गई इंतजामिया कमेटी की तरफ से वक्फ की संपत्ति है, इसीलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। दूसरा मामला तमिलनाडु के त्रिची के एक गांव का, जहां पर 90% हिंदू आबादी होने के बावजूद, 1500 साल पुराना मंदिर होने के बावजूद वक्फ बोर्ड ने उसे अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। और इसका खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति वो जमीन बेचने गया। सोचिए, इस्लाम का इतिहास 1200 साल पुराना, वो मंदिर 1500 साल पुराना, लेकिन अब वो वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था। और क्या अब उस मंदिर की देखरेख वक्फ बोर्ड करेगा? सवाल तो ये भी उठता है। तीसरा मामला दिल्ली का। दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान, उनको एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर वक्फ बोर्ड में अनियमितता के कई आरोप लगे, भर्तियों को लेकर, जमीन को लेकर और कई घोटालों को लेकर। तो अब उन पर इंक्वायरी चल रही है। 2 मामले हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 2 एक्ट हैं कह लीजिए। एक 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और दूसरा 1995 में जब ये वक्फ एक्ट, जिसको और धारदार कर दिया गया। ये 1991 का वर्शिप एक्ट तब बना जब देश में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। उस दौरान सरकार को लगा, कांग्रेस की सरकार थी, उसे लगा कि मुस्लिमों को खुश करना जरूरी है। मुस्लिमों को तुष्टीकरण के लिए ये कानून लेके आई नरसिम्हा राव सरकार, जिसमें कहा गया कि राम मंदिर के मामले को छोड़कर बाकी सभी जितने मामले हैं जो कोर्ट में हैं, वो भी अब उन पर सुनवाई नहीं होगी, वो सारे मामले वापस हो जाएंगे। जबकि कोई भी कानून बैक डेट से लागू नहीं होता, लेकिन इसको लागू किया गया बैक डेट से, यानी जो मामले अदालत में हैं वो मामले भी खत्म हो जाएंगे। सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे को इससे अलग रखा गया। अब सोचिए इसकी क्या वजह थी। इसीलिए कहती हूं, कोई भी चीज होती है उस पर बात करिए, चर्चा करिए, आवाज उठाइए। इस देश में वैसे भी जो लोग सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठाते हैं उनकी बात सुनी जाती है। आप सड़क पर मत उतरिए, कोई ऐसी चीज मत करिए जिससे देश को नुकसान हो, संपत्ति को नुकसान हो, जिससे आपस में कोई दिक्कत पैदा हो, लेकिन अपनी आवाज जरूर उठाते रहिए और हुक्मरानों तक पहुंचाते रहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी बात सुनी जाए, अगर आप चाहते हैं वो हो जो सही है, आपका अधिकार आपको मिले। तो राम मंदिर को क्यों इससे अलग रखा गया? क्योंकि उस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और कांग्रेस सरकार इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वो हिंदुओं को नाराज कर पाए। इसीलिए उसने इसको अलग रखा। लेकिन इसमें कोई हमें अलग से नहीं दिया गया। कहा गया कि ये केस कोर्ट में चलेगा। ये नहीं कहा गया कि बाकी चीजों में ये फैसला हुआ, लेकिन राम मंदिर अब हिंदुओं का है वो जमीन, ये नहीं कहा गया। ये कहा गया कि कोर्ट में मामला चलता रहेगा, क्योंकि मामला कोर्ट में था। दशकों हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, उसके बाद अब राम मंदिर वहां पर निर्माण हो रहा है। यानी हमने कानूनी लड़ाई लड़के जीती है और उसके बाद राम मंदिर बन रहा है। ये वजह थी, आप समझ लीजिए, जनमानस की ताकत की। ये कारण बना जनमानस की आवाज का, जो सरकार ये फैसला लेने पे मजबूर हुई। वरना हो सकता है राम मंदिर को भी इसी तरह से कहा जाता कि ये भी खत्म मामला, अब जो पूरा मामले कोई नहीं चलेंगे, जो 1947 की स्थिति थी वही बनी रहेगी, ये कहा जा सकता था। लेकिन जनमानस का दबाव ये होता है। इसीलिए कहती हूं, आज भी कोई भी सरकार हो, दबाव बना के रखिए, सरकार को सचेत करते रहिए, चेताते रहिए, अपनी आवाज पहुंचाते रहिए, ताकि वो सुने कि आप क्या कह रहे हैं। अगर इस कानून को, अगर जो वक्फ एक्ट है उसको रद्द कराना है, तो आवाज आपको और हमको मिल के उठानी होगी, सरकार के कानों तक पहुंचानी होगी। वक्फ की संपत्ति कितनी तेजी से बढ़ी ये समझिए। 13 सालों में 2009 से 2022 तक दोगुनी संपत्ति हो गई वक्फ की। वक्फ के पास इस वक्त 8,09,54 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं। यह संपत्ति 2009 में कितनी थी? इसकी बिल्कुल आधी, 4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई थी ये संपत्ति, जो अब 8 लाख एकड़ हो चुकी है। सोचिए, ये जमीन है, जमीन फैलती नहीं कि बढ़ गई, जमीन पेड़ नहीं है कि छोटा था और बड़ा होते होते बड़ा हो गया और पौधा वृक्ष बन गया, ऐसा तो होता नहीं है। ना ही ये पैसा है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपए, आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा था, बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, बहुत अच्छा रिटर्न था, किसी में आपने किसी ऐसे उसमें आपने लगाया पैसा और वो 13 साल में 2 गुना होकर 2 लाख हो गया। ऐसा नहीं है। जमीन फैलती नहीं है, जमीन बढ़ती नहीं है, जमीन तो स्थिर रहती है। फिर इतनी जमीन 13 साल में 2 गुनी कैसे हो गई, ये सवाल, इसका जवाब आप अपने आसपास देखेंगे ना तो आपको खुद मिल जाएगा।
मज़ार बन जाएंगी अचानक, वहाँ पर मस्जिद बना दी जाएंगी। उसके बाद जो कब्रिस्तान होते हैं, कब्रिस्तान की ज़मीन में जब बाउंड्री बनाते हैं तो बहुत दूर तक बहुत एरिया घेर लेते हैं। मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद के आसपास की सारी ज़मीन घेर लेंगे। एक मज़ार बना दी, उसके बाद मज़ार के आसपास की ज़मीन में बाउंड्री वॉल, और वो क्या होगा, वक्फ की ज़मीन हो गई। क्योंकि वक्फ कहेगा कि मेरी ज़मीन है, उसका सर्वेयर आएगा, वो सर्वे करेगा, कहेगा हाँ ये तो हमारी ज़मीन है, और वक्फ बोर्ड उसको अपने नाम पे कर लेगा, वक्फ पे उसको चढ़ा लेगा, और वो वक्फ की ज़मीन हो गई, बात खत्म हो गई। अब वो सरकारी संपत्ति हो सकती है, राज्य की संपत्ति है, ये इसमें लोगों की संपत्ति है। और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे शिकायतें भी सामने आ रही, मुस्लिम भी हैं इसमें, जिनकी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। इसे कहते हैं लैंड जिहाद, जो वक्फ बोर्ड इस वक्त देश में कर रहा है। और ये किसी एक शहर, एक जिले में नहीं हो रहा है, किसी एक प्रदेश में नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में चल रहा है। अलग अलग जगह से ऐसी खबरें आती हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक तस्वीर देखी होगी, सोनिया गांधी के घर की तस्वीर, जहां पर गुलाम नबी आजाद पहुंचे थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे। अब तो उन्होंने छोड़ दिया, दूसरी पार्टी बना ली, सोनिया गांधी से मिलने के लिए गए थे, और उस दौरान सोनिया गांधी के घर में एक मजार दिखी थी। तो ये भी कहा जा रहा था कि 1995 में जो एक्ट लेकर आई थी कांग्रेस, क्या उसी एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड अब दावा कर देगा कि ये जमीन, ये जो घर है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और ये अब हमें मिलना चाहिए। तो ऐसी बातें भी कही गई। एंटीलिया जो मुकेश अंबानी का घर है, उस घर पे भी वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक चुका है। उसने कहा कि वो जो जमीन, जिस जमीन पे वो बना है, वो जमीन ऑक्शन के जरिए खरीदी गई थी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कहा कि उसकी जमीन है, गलत तरीके से बेची गई है, और वो कोर्ट गया। हालांकि कोर्ट में वो मुकदमा वो हार गया। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, आपके आसपास हो रही हैं। एक दिल्ली का मामला है, छतरपुर का, जहां पर एक मकान है, वहां पे वो आए थे आज़ादी के बाद। जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उस वक्त वो पाकिस्तान से दिल्ली आए थे, भारत आए, और उन्हें दिल्ली में छतरपुर में एक जगह दी गई थी मकान देकर रहने के लिए। वो लोग अभी तक वहाँ रह रहे थे। अब उन्हें लगा कि इस मकान में कुछ चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि अब परिवार बढ़ गया है या मकान को रेनोवेशन की जरूरत है, तो तोड़वा के मकान बनवाने लगे। उसमें लोग आ गए, उन्होंने कहा वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप इसको नहीं तोड़ सकते, आप इस पर नहीं कंस्ट्रक्शन कर सकते। फिर उसके बाद वो कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट ने भी कहा बना सकते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अभी तक वो मामला अटका हुआ है, वो बेचारे किराए के घर में रह रहे हैं और वो बना नहीं पा रहे हैं। सोचिए, स्थिति ये है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रैल 2022 में फैसला आया, वो बड़ी नजीर बना है। ये फैसला आपको बताऊंगी, ये फैसला आपको जानना बहुत जरूरी है कि कैसे। अब ये नहीं हो सकता कि जो कहा गया कि बोर्ड के बाद आप ट्राइब्यूनल, जो वक्फ ट्राइब्यूनल है, वहां जाइए, वहां पर आपकी बात सुनी जाएगी। उसका जो ट्राइब्यूनल में सुनवाई आपकी होगी और उसका जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। यह भी कहा गया कि उसकी सुनवाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और ये मामला क्या है, ये आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको बताती हूँ कि 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ था आजादी के बाद। उस समझौते में यह तय हुआ कि जो विस्थापित हैं भारत के और पाकिस्तान के, उनकी जमीन जो है वो वैसी ही रहेगी, और जो उनकी प्रॉपर्टी है वो आकर उसको बेच सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को आकर बेच सकते हैं। तो आज़ादी के बाद कई मुसलमान जो पाकिस्तान से भारत आए, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी आके बेची भी या अपने जानने वालों को दी, उन्होंने ये सब किया। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ ये सबको पता है। वहां पर हिंदुओं की सारी संपत्ति पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर इस संपत्ति को बचा कर रखा गया। और तो और नेहरू जी ने 1954 में वक्फ एक्ट का गठन कर दिया, जिसके अंतर्गत ये सारी जमीन आ गई। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ये सारी जमीन आ गई, और सारी जमीन मतलब कोई वो जमीन छू नहीं सकता था। जो पाकिस्तान से विस्थापित आए थे उनको वो संपत्ति, वो चीजें नहीं दी गई, और ये सुनिश्चित हो जाए इसी के लिए ये बनाया गया था। वक्फ बोर्ड में सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो होता है, उसका चेयरमैन जो होता है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होता है, जो केंद्र सरकार का मंत्री होता है। पहले ये मुख्तार अब्बास नकवी थे, और अब स्मृति ईरानी है, जो कि एक अल्पसंख्यक वर्ग से आती, पारसी से वर्ग से आती, इसीलिए वो इसकी वो सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, वो जो केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है, उसका मंत्री होता है, वो मंत्री होते हैं। तो वो ज्यादातर मुस्लिम ही होते हैं। पहले मुख्तार अब्बास नकवी थे, लेकिन अब स्मृति ईरानी है, जो कि पारसी धर्म से आती हैं, जो अल्पसंख्यक धर्म है, इसीलिए वो मंत्री हैं उसकी, और वो अध्यक्ष हैं। ज्यादातर इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मुस्लिम ही होते हैं। वो चलिए मान लिया किसी और धर्म के अल्पसंख्यक अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन जो सदस्य हैं वो तय है कि वो सब मुस्लिम ही होंगे। जितने सदस्य हैं वो सारे सदस्य मुस्लिम ही होंगे। इसके अलावा
जो जमीन है वक्फ बोर्ड की, वहां पर वो स्कूल, अस्पताल या ऐसी कोई चीज अगर बनाता है तो सरकार अनुदान देती है। सरकार अनुदान देती है उसको बनाने के लिए। और ये हुआ है जब मुख्तार अब्बास नकवी यानी बीजेपी की सरकार थी, उस दौरान ये हुआ है। जबकि इतना पैसा है वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन सरकार पैसा देती है। दूसरी तरफ हमारे मंदिरों से सरकार पैसा लेती है, मंदिरों के ट्रस्ट भी बनते हैं, तो उसमें आपको पता है उसमें गैर हिंदू होना जरूरी है। उसके जो सदस्य होते हैं उनमें गैर हिंदू भी होता है। उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि सारे हिंदू, उसमें गैर हिंदू भी होता है और उसका पैसा सरकार लेती है। और वो पैसा फिर कहाँ जाता है? इसी तरह से खर्च होता है। जो अनुदान देती है सरकार या इस तरह से इस्तेमाल करती है चीजों का, वो हमारे लिए खर्च करे जरूरी नहीं होता है। तो ये दो तरह से नियम कैसे हो सकते हैं? जो वक्फ ट्राइब्यूनल है, अगर वो इतना ही निष्पक्ष है, अगर उस पर किसी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता, वो हर संदेह से परे है, उसकी सुनवाई कहीं ना हो ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई, तो क्यों ऐसा ट्राइब्यूनल बाकियों के लिए नहीं बनाया जाता? हिंदुओं के लिए नहीं है, क्या बाकी अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा कोई ट्राइब्यूनल है? क्या ऐसा कोई ट्राइब्यूनल बनाया गया? अगर नहीं बनाया गया तो एक देश में एक धर्म के लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? और जो वक्फ बोर्ड है ये सिर्फ भारत में है, सिर्फ हिंदुस्तान में है जो धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी भी मुस्लिम देश में भी ऐसा कोई बोर्ड नहीं बना हुआ है जो वक्फ बोर्ड हो। ये सिर्फ यहीं पर है जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है और वहां पर ये चल भी रहा है। ये तमाम सवाल उठते हैं कि अलग से अधिकार क्यों दिए गए हैं, क्या जरूरत है इनकी, और क्यों स्वायत्त बना दिया गया 2013 में। वक्फ बोर्ड को स्वायत्त बनाने की आखिर क्या जरूरत थी? क्यों इतने अधिकार दे दिए गए उनको? क्यों एक पैरेलल संस्थान की तरफ से, संस्था की तरह से उसको खड़ा कर दिया गया और किसी को कोई अधिकार नहीं दिए गए? और सबसे बड़ी बात यह कि इस पर कोई बात भी नहीं करता है। जब 1995 में ये कानून बना था तो बीजेपी ने विरोध किया था, वो विपक्ष में थी, बीजेपी ने विरोध किया था। लेकिन क्या विरोध उस स्तर का था? क्या विरोध उस स्तर का था? क्या सड़क पर उतरकर विरोध किया गया था? क्या लोगों तक ये चीज पहुंचाई गई थी? लोगों ने तो विरोध नहीं किया, लेकिन क्या विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया? नहीं किया था। उस वक्त कोई ऐसे स्वर सुनाई नहीं दिए या कहीं ऐसी चीजें नहीं हुई कि इसका बहुत विरोध हुआ हो। तो इसका विरोध उस वक्त जरूरी था जब नहीं हुआ। खैर, अब हम सब अपनी आवाज उठाएंगे, हम सब अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि ये कानून रद्द हो सके, जो कि बेहद जरूरी है। अब राजस्थान का एक मामला जिसमें अभी अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 2010 में राजस्थान की सरकार ने एक जमीन आवंटित कर दी जिंदल स्टील को माइनिंग के लिए। इस पर वहां की एक अंजुमन कमेटी थी, उसने ऐतराज जताया। उसके बाद वो वक्फ बोर्ड के पास गए। वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जमीन हमारी है और इसको किसी को अलॉट नहीं किया जा सकता। उसमें चबूतरा बना हुआ था, तो कहा गया कि ये चबूतरा जो है ये हमारा बनाया हुआ कंस्ट्रक्शन है और ये जमीन हमारी है। तो इसको, लेकिन सरकार के पास भी वो गए, लेकिन तब तक सरकार अलॉट कर चुकी थी उस जमीन को, तो सरकार के लिए वापस लौटना मुश्किल नहीं था। इसके बाद वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट गया, राजस्थान हाई कोर्ट, जहां पर इस मामले की सुनवाई हुई। तो और साथ ही उसने ये भी कहा कि अब इस मामले को ट्राइब्यूनल में आप भेज दीजिए, इस मामले को आप नहीं सुन सकते, ट्राइब्यूनल में भेज दीजिए। हाई कोर्ट ने इसको मानने से पूरे तौर पर इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे पास पूरे अधिकार हैं कि हम इस मामले को सुन सकते हैं और हम इस मामले को सुनेंगे। तो हाई कोर्ट ने इस मामले की पूरी सुनवाई की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जमीन पर किसी तरह से वक्फ बोर्ड का हक नहीं बनता और ये जिंदल स्टील्स को मिलनी चाहिए। ये जमीन उनकी नाम अलॉट हुई है, उन्हीं की जमीन ये है, इस पर किसी तरह का कोई कब्जा नहीं दिखता वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड को फैसला मंजूर नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इस मामले की सुनवाई चली और लंबी चली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इस केस को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद कहा कि वक्फ का मतलब क्या है। उसने 3 बातें कही, वो बातें जो सेक्शन 3 में, वक्फ एक्ट के सेक्शन 3 में है। पहली बात ये कि वो जो जमीन है वो उपयोगकर्ता कोई मुस्लिम हो, किसी ने दान दी हो या फिर वो जमीन ग्रांट मिली हो राज्य सरकार से किसी काम के बदले। और एक और होता है अल बेऔलाद, मतलब अगर आप अपनी औलाद के लिए कोई मस्जिद कुछ बनाते हो, उसके बाद आप या आपकी औलाद उसको लोगों के लिए खोल देती है तो वो वक्फी जमीन हो जाती। इनमें से कोई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस जमीन में इनमें से कोई बात नहीं मिलती जो वक्फ एक्ट का सेक्शन 3 है, उससे कुछ भी मैच नहीं करता। तो ये जमीन आपकी नहीं है और ये जमीन अब जिंदल स्टील्स की है। तो ये फैसला अप्रैल 2022 में आया। तो ये तय हो गया कि
पहली बात तो ये कि ट्राइब्यूनल जो ये तय करता है, कहता है बार बार, जो वक्फ बोर्ड कहता है कि सिर्फ ट्राइब्यूनल में सुनवाई होगी, इस बात को खत्म किया हाई कोर्ट ने कहा सारे आदेश हम सुन सकते हैं। हालांकि दिक्कत बहुत होती है क्योंकि हाई कोर्ट हर जगह नहीं होते हैं, राजधानियों में होते हैं ज्यादातर, तो लोगों को बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि जो इसमें कहा गया है इस एक्ट में कि ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम है, उसे कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती, वो रद्द हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है इसके खिलाफ और अब वो जमीन जो है वो जिंदल स्टील ही उसका इस्तेमाल कर रही है, उसके कब्जे में है और इससे वक्फ बोर्ड जो अपना दावा ठोक रहा था, वक्फ बोर्ड का वो दावा कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इस तरह के फैसलों की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप ये सुनते हैं कि ट्राइब्यूनल के आगे कोई सुनवाई नहीं, ऐसा नहीं है। भले ही कानून बना हो, भले ही पार्लियामेंट ने पास किया हो, लेकिन इस देश में अदालत है और अदालतों से आम आदमी को उम्मीदें हमेशा रहती हैं क्योंकि उनको लगता है उनकी आवाज वहां पर जरूर सुनी जाएगी। और इस मामले में ही नहीं, कई और मामले हैं जहां पर ये बात साबित भी होती है। तो अगर ऐसा कहीं हुआ है तो जो 2022 अप्रैल का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो अपने आप में नजीर है जो इस साफ करता है कि इस मामले की सुनवाई हो सकती है। और अगर वक्फ बोर्ड को लगता है, अगर वक्फ बोर्ड ये कहता है कि जमीन उसकी है, तो अब ये सिर्फ सामने वाले पर नहीं कि वो ये साबित करे कि ये जमीन उसकी है, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था कि अगर आप देखा कि जमीन आपकी है, वक्फ बोर्ड ने अपने नाम पे दर्ज कर ली, तो आप साबित करते रहिए कि ये जमीन आपकी है। लेकिन अब इस फैसले के बाद स्थितियां बदली हैं। अब वक्फ बोर्ड को साबित करना होगा कि ये जमीन कैसे उसकी है, क्योंकि इसकी आड़ में बहुत सारे राज्य, मतलब जो स्टेट की संपत्ति होती है उसको कब्जा किया गया, लोगों की संपत्ति को कब्जा किया गया, बहुत बड़ा एक रैकेट चला, ये लैंड जिहाद चल रहा है जिस पर आवाज उठाना आपका, मेरा, हम सब का बहुत जरूरी है। और सरकार के कान तक ये आवाज पहुंचाना जरूरी है कि अगर इसे खत्म करना है तो ये जो वक्फ एक्ट है उसको ही सरकार को खत्म करना होगा, तभी किसी तरह से सुधार होगा। क्योंकि ये 1964, 1995 और उसके बाद 2013 में इसको जो धार दी गई है वो नुकसान कर रही है, क्योंकि एक देश में इस तरह से अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। वो देश जो धर्मनिरपेक्ष देश है, वो देश जो लोकतांत्रिक देश है, जहां पर संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।